अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 करेंगे, चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर न्यू बुक। तो उसमें 9.1 एक्सरसाइज हो चुकी है, अब हम एक्सरसाइज 9.2 करेंगे। अब आपने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 9 है आपका डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स का। तो उसमें जो बेसिक मेथड था या जो बेसिक तरीके से आपने डिवीजन करनी होती है पोलिनोमियल्स की, वो आपने देख लिया पहले ही। तो अब हम 9.2 में कुछ स्टोरी सम क्वेश्चंस और कुछ डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे और फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। 9.2 एक्सरसाइज है आपकी, वो कहता है रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। इसके अंदर आप रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम की रियल लाइफ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, जिसमें खास तौर पे उसने दो का जिक्र किया है। तो सबसे पहली है पोलिनोमियल रिग्रेशन। तो ये पोलिनोमियल रिग्रेशन क्या होता है? बेसिकली ये जो पोलिनोमियल रिग्रेशन है ये स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग में यूज होता है, यानी कि स्टैट्स में ये यूज होता है पोलिनोमियल रिग्रेशन। तो ये एक तो इसकी ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि ये स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग में यूज होता है। और स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग का मतलब क्या है? टू फाइंड ग्रोथ एंड डिके, कि हम ग्रोथ और डिके निकालते हैं रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम से। ग्रोथ का मतलब क्या है कि कोई भी एक चीज जो वक्त के साथ साथ इंक्रीज कर रही है और फिर एक टाइम के बाद बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज करना शुरू हो जाए, उसको आप ग्रोथ कहते हैं। इसी तरह अगर कोई चीज डिक्रीज हो रही है वक्त के साथ साथ, कम होते हुए एक टाइम ऐसा है कि वो बहुत तेजी से जो है वो डिक्रीज करना शुरू हो जाए, तो आप उसको डिके कहते हैं। तो इसमें ग्रोथ और डिके रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम की मदद से जो है ना वो देखे जा सकते हैं। फिर इसकी एप्लीकेशन है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में, डीएसपी। अब ये आपका जो है ना प्रैक्टिकल आपका टॉपिक है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग डीएसपी। ये जो आपके कंट्रोल टावर्स लगे हुए होते हैं यूफोन के, जैज के या जोंग के, तो इन ये जो टावर्स लगे हुए होते हैं इनके सिग्नल प्रोसेसिंग के हवाले से ये टॉपिक है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। तो ये है क्या? इट इज यूज्ड इन कंप्यूटर टू एनालाइज, चेंज और इम्प्रूव सिग्नल्स। कि ये कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है, किस लिए होता है? कि एनालाइज किया जाए, देखा जाए या इम्प्रूव किया जाए या चेंज किया जाए किन को? सिग्नल्स को, जैसे कि साउंड है, इमेजेस हैं या सेंसर डाटा है। कि इनके जो सिग्नल्स हैं इनको या तो चेंज करना हो, इम्प्रूव करना हो या एनालाइज करना हो, तो उसमें यूज होता है। The remainder theorem is powerful tool in DSP that simplifies the evaluation system responses, stability checks and frequency analysis। ये जो रिमाइंडर थ्योरम है ये ना, ये डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में एक बहुत ही पावरफुल टूल है, जो सिंप्लीफाई करता है, एवेल्युएट करता है सिस्टम के रिस्पॉन्सेस को या सिस्टम की स्टेबिलिटी को, और फ्रीक्वेंसी एनालिसिस को भी चेक करता है। अच्छा, इफ द रिमाइंडर इज जीरो इट मींस द सिस्टम हैज नो एरर एट दैट इनपुट, यानी कि आपने कोई सिस्टम में इनपुट दी और उस पर रिमाइंडर अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब होगा कि उस सिस्टम में कोई एरर नहीं है। अब ये डीएसपी के अंदर ना एक फंक्शन यूज होता है, दैट इज ट्रांसफर फंक्शन। अब वो है क्या? द रैशनल फंक्शन एच ऑफ जेड इज इक्वल टू बी ऑफ जेड ओवर ए ऑफ जेड इज ट्रांसफर फंक्शन। ये जो आपका मैंने एक फार्मूला लिखा है, एच ऑफ जेड इज इक्वल टू बी ऑफ जेड ओवर ए ऑफ जेड, कहते हैं ये एक ट्रांसफर फंक्शन है। इसको हम ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं, वेयर बी ऑफ जेड एंड ए ऑफ जेड आर बोथ पोलिनोमियल फंक्शंस। ये जो ऊपर बी जेड आ रहा है और नीचे ए जेड आ रहा है, ये दोनों पोलिनोमियल्स हैं। द न्यूमिरेटर बी जेड, आप देखिए बी ऑफ जेड जो है वो ऊपर लिखा हुआ है, ए ऑफ जेड नीचे लिखा हुआ है। इसका मतलब बी ऑफ जेड न्यूमिरेटर है। तो न्यूमिरेटर के हवाले से वो बात कर रहा है, द न्यूमिरेटर बी ऑफ जेड। कहता है बी ऑफ जेड इज रिलेटेड टू सिस्टम जीरोस। ये बी ऑफ जेड जो ऊपर लिखा हुआ है ना ट्रांसफर फंक्शन में, बी ऑफ जेड कहता है इसको हम सिस्टम के जीरोस कहते हैं, सिस्टम जीरोस। अब वो सिस्टम जीरोस क्या होते हैं? सिस्टम जीरोस आर ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग बी ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो। अगर आपने सिस्टम के जीरोस निकालने हो तो आप न्यूमिरेटर को यानी कि बी ऑफ जेड को इक्वल टू जीरो पुट करो, एंड इट कॉरस्पॉन्ड टू द फ्रीक्वेंसीज दैट सिस्टम ब्लॉक। और उससे जो आपको z की वैल्यूज मिलेंगी, बेसिकली ये वो फ्रीक्वेंसीज होंगी जो सिस्टम ब्लॉक करेगा। तो जीरोस का मतलब होता है वो फ्रीक्वेंसीज जो सिस्टम ने ब्लॉक करनी है। द डिनोमिनेटर ए जेड, अब आपको पता है नीचे ए जेड आ रहा है तो डिनोमिनेटर ए जेड हुआ। अब वो डिनोमिनेटर ए जेड के बारे में बताएगा। कहता है ए जेड इज रिलेटेड टू सिस्टम पोल्स। ये जो ए जेड होता है इसको हम सिस्टम के पोल्स कहते हैं।
विच आर ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग ए ऑफ जेड इज इक्वल टू 0, जो किस तरह से आप निकाल सकते हैं ए ऑफ जेड को 0 पुट करके। और आगे देखिए, इफ ए ऑफ जेड की एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन 1, यानी कि अगर तो ए ऑफ जेड का आंसर लेस देन 1 आए, द सिस्टम इज कॉल्ड स्टेबल सिस्टम, तो हम उस सिस्टम को स्टेबल सिस्टम कहते हैं। ठीक हो गया। ए ऑफ जेड लेस देन 1 का मतलब क्या होता है कि सिस्टम स्टेबल है। और इसका एक और मतलब भी होता है कि जो सिस्टम है वो आपका इनसाइड द सर्कल लाई कर रहा है। अगर इक्वल टू 1 आ जाए तो ऑन द सर्कल होगा, ग्रेटर देन 1 हो तो आउटसाइड द सर्कल होगा। इसकी मिसाल ऐसी है कि आपने एक पोल लगाना है और एक पोल लगाने के बाद आपने उसी पोल के रेडियस में, उसी पोल के रेडियस के अंदर आपने एक और पोल लगाना है, तो वो जो रेडियस की वैल्यू होगी उसको आप ए जेड कहेंगे, पोल कहेंगे। तो वो जो पोल होना चाहिए वो रेडियस के अंदर अंदर होना चाहिए। उसके बाद ये छोटी सी एक इक्वेशन याद कर लें कि किसी भी पोलिनोमियल का या किसी भी पोलिनोमियल रिग्रेशन जो आपने पढ़ा ना अभी सबसे पहले, पोलिनोमियल रिग्रेशन, तो अगर आपने किसी भी पोलिनोमियल में ये चेक करना हो कि इसमें कितना एरर आ रहा है, तो उस एरर का फार्मूला होता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू। और परसेंटेज एरर निकालना हो तो उसका फार्मूला होगा एब्सोलूट एरर, एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एरर। ये जो मॉड है इसको आप एब्सोलूट भी कहते हैं, मॉड भी कहते हैं। तो मॉड ऑफ एरर डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व वैल्यू इनटू 100%। जब आप ये फार्मूला लगाएंगे तो आपको परसेंटेज एरर मिल जाएगा, जो कि आपके पहले क्वेश्चन में भी है। तो ये दो फार्मूले देख लें। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये थ्योरी थी, इसका कोई इतना खास मेन कंसर्न नहीं। हाँ, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव बन सकता है, तो उस हवाले से थोड़ा बहुत रीड जरूर किया करें थ्योरी को। अब एक्सरसाइज पर आ जाए। एक्सरसाइज 9.2 छोटी सी एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन देखें, कहता है कंसिडर अ डाटा सेट एट मंथली सेल फिगर्स, कि आप एक डाटा सेट आपके पास आया और उससे आपने क्या किया, आप पोलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल, और उससे एक पोलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल बना, वो लिखा हुआ है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। ये जो आपका पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, ये आपके पास मंथली सेल का एक डाटा आया, उससे आपने ये एक पोलिनोमियल फंक्शन बनाया है। इज फिटेड टू डाटा, आपने इसमें डाटा फिट किया और देखा इफ द ऑब्जर्व्ड सेल इन 5th मंथ इज 240 यूनिट। और आपने ये देखा कि असल में जो आपका जो पांच महीने में, ठीक है, 5वें महीने में जो आपके यूनिट सेल हुए वो 240 यूनिट सेल हुए। फाइंड द परसेंटेज एरर, आपने परसेंटेज एरर निकालना है। अब आपने जो ऑब्जर्व किया है प्रैक्टिकली, वो आपने ये नोट किया कि जो आपके यूनिट सेल हुए हैं वो 240 यूनिट सेल हुए हैं, तो ये आपकी ऑब्जर्व वैल्यू है। उसने लिखा नहीं वो ऑब्जर्व्ड फिफ्थ सेल इन 5th मंथ, तो ये आपकी ऑब्जर्व वैल्यू है। तो ऑब्जर्व वैल्यू इन 5th मंथ कितनी है, 240। अब उसने पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। अब हम इसमें इस पोलिनोमियल से 5वें महीने की देखते हैं कि क्या वैल्यू आएगी। तो हम इसमें x की जगह पे 5 पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 5 फॉर 5th मंथ, p ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 क्यूब प्लस 2 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3। सॉल्व करें, p ऑफ 5 आ जाएगा 125 प्लस 50 प्लस 5 माइनस 3, तो p ऑफ 5 आपके पास आएगा 177। अब अगर इस पोलिनोमियल के हिसाब से देखें तो जो वैल्यू बनती है वो बनती है 177 यूनिट्स, और आपने जो ऑब्जर्व की वो 240 यूनिट्स थी। तो ये जो पोलिनोमियल से 177 वैल्यू आई है, ये प्रिडिक्टेड वैल्यू है जो पोलिनोमियल ने प्रिडिक्ट की है, लेकिन एक्चुअल जो थी या जो ऑब्जर्व हुई वो 240 थी। पहले हम एरर निकालते हैं। एरर का आपको भी फार्मूला ऊपर दिखाया कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू। ऑब्जर्व्ड वैल्यू थी 240 माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू थी 177। तो 240 माइनस 177 किया तो 63। ये सिर्फ एरर आया कि एरर हमारा 63 यूनिट्स का आया है। अब हम परसेंटेज एरर निकालते हैं। तो परसेंटेज एरर के लिए क्या होगा, एरर डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड वैल्यू इनटू 100%। एरर है 63 का, ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपके पास 240, तो 63 डिवाइडेड बाय 240 इंटू 100% सॉल्व करेंगे तो 26.25% एरर आया है। तो ये जो पोलिनोमियल बनाया गया है इसमें 26.25% का एरर आया है। तो ये आपका क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी के हवाले से है। रिटेलर कंपनी हैज डेवलप्ड अ पोलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल टू प्रिडिक्ट वीकली प्रोडक्ट डिमांड। एक कंपनी है जिसने एक पोलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल बनाया है जिससे वो ये देख सके कि पर वीक प्रोडक्ट की कितनी डिमांड आ रही है, प्रोडक्ट की कितनी डिमांड आ रही है।
और वो पोलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल क्या बनाया है वो लिखा हुआ है आपके सामने, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू क्यूब माइनस 2w² प्लस 5w माइनस 4। आगे उसने बताया वेयर डी डब्ल्यू रिप्रेजेंट्स द प्रिडिक्टेड डिमांड। जो लेफ्ट हैंड साइड पे डी डब्ल्यू लिखा हुआ है ये प्रिडिक्ट कर रहा है डिमांड को इन यूनिट्स, एंड डब्ल्यू इज द वीक नंबर और डब्ल्यू वीक का नंबर है। यूज रिमाइंडर थ्योरम टू प्रिडिक्ट द डिमांड फॉर थर्ड वीक। आपने रिमाइंडर थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए बताना है कि थर्ड वीक में क्या डिमांड बनेगी। इफ ऑब्जर्व डिमांड इज 22 यूनिट्स, जो डिमांड ऑब्जर्व की गई है वो 22 यूनिट्स है। इवेल्युएट द प्रेडिक्शन एरर। अब आपने एरर भी निकालना है, अब परसेंटेज एरर नहीं निकालना, उसने सिर्फ एरर मांगा है, आपने सिर्फ एरर निकालना है। तो ऑब्जर्व वैल्यू इन थर्ड वीक क्या थी, ऊपर ही लिखी हुई है, ऑब्जर्व वैल्यू इन थर्ड वीक थी हमारे पास 22। अब आप पोलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल लिख लें, वो लिखा हुआ है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू क्यूब माइनस 2w² प्लस 5w माइनस 4। अब इसमें आप w की जगह पे 3 पुट करें, थर्ड वीक में हमने देखना है ना कि क्या प्रिडिक्ट होगा। तो पुट w इज इक्वल टू 3 फॉर थर्ड वीक। अब पुट करें d3 इज इक्वल टू 3 क्यूब माइनस 2 इंटू 3² प्लस 5 इंटू 3 माइनस 4। तो d3 इज इक्वल टू 27 माइनस 18 प्लस 15 माइनस 4। सॉल्व करें तो d3 आ गया आपके पास 20। तो जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है वो आपके पास आई है 20। प्रिडिक्टेड वैल्यू 20 है, ऑब्जर्व वैल्यू 22 है। तो एरर कितना बना, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू 22 माइनस 22, तो हमारे पास 2 यूनिट्स का एरर आया। तो ये सवाल इतना ही है, इसमें आपने परसेंटेज एरर उसने निकालने को भी नहीं कहा तो आपने निकालना भी नहीं है, बस एरर हमने प्रिडिक्ट कर दिया है कि 2 यूनिट्स का आ चुका है। अब आगे सारे डिजिटल डीएसपी के क्वेश्चंस हैं और बड़े आसान हैं। कहता है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज अ ट्रांसफर फंक्शन विद न्यूमिरेटर। ये उसने सिर्फ आपको ट्रांसफर फंक्शन का न्यूमिरेटर दिया है, पूरा ट्रांसफर फंक्शन नहीं दिया, ये ट्रांसफर फंक्शन का सिर्फ न्यूमिरेटर दिया है, ट्रांसफर फंक्शन का सिर्फ ऊपर वाला दिया है, और वो दिया है बी जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस 2। यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द जीरोस ऑफ सिस्टम। तो ये बात अपने जेन में रखना है कि जब भी जीरोस ऑफ सिस्टम निकालने हैं तो आपने ऊपर वाले को न्यूमिनेटर को 0 पुट करना है, और जब भी आपने पोल्स निकालने हैं तो आपने डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाले को 0 पुट करना है, ये याद रखना है। तो अब उसने हमें न्यूमिनेटर ही दिया है, ऊपर वाला ही दिया है, हमने जीरोस ऑफ सिस्टम निकालने हैं, तो हमने इस ऊपर वाले को, ये जो न्यूमिनेटर उसने दिया है बी ऑफ जेड, हम इसको 0 पुट करके जीरोस निकाल लेंगे। तो बी ऑफ जेड दिया हुआ है जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस 2। आप जीरोस ऑफ सिस्टम निकालने के लिए बी ऑफ जेड को 0 पुट करते हैं, तो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस 2, आप इसको इक्वल टू 0 पुट कर दें। जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको फैक्टराइज कर लें, जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड प्लस जेड माइनस 2, पहले दो में से जेड कॉमन लेंगे तो जेड माइनस 2 आएगा, तीसरी और चौथी में से 1 कॉमन लेंगे तो जेड माइनस 2 आएगा। तो आपका एक फैक्टर बन गया जेड माइनस 2 और एक जेड प्लस 1। अब आप इन दोनों को 0 के इक्वल अलग अलग कर लें, आइदर जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो z की वैल्यू 2 और z की वैल्यू -1 आ गई, तो ये आपके सिस्टम के जीरोस हैं। बस इतना सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4, अ सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज ट्रांसफर फंक्शन। अब देखें पूरा ट्रांसफर फंक्शन दिया उसने आपको, h of z इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस 0.2 z प्लस 0.9। अब ये पूरा ट्रांसफर फंक्शन आपको दिया है और उसने कहा क्या है, फाइंड जीरोस ऑफ ट्रांसफर फंक्शन बाय फैक्टर थ्योरम। आपने सिर्फ जीरोस निकालने हैं। तो मैंने अभी लास्ट टाइम बताया कि जब भी जीरोस निकालने हैं तो आपने ऊपर वाले को 0 पुट करना है, और जब भी पोल्स निकालने हैं तो आपने नीचे वाले को 0 पुट करना है। अब हमें क्या फाइंड करने हैं, जीरोस। तो हम सिर्फ ऊपर वाले फंक्शन को 0 के इक्वल पुट करेंगे, नीचे वाले का कहीं इस्तेमाल है ही नहीं, उसको हमने लेना ही नहीं है। तो आप जीरोस ऑफ ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए एक तो ऊपर वाले को आप बी ऑफ जेड कहेंगे और नीचे वाले को आप ए ऑफ जेड कहेंगे, उलट है, ऊपर वाला बी जेड कहना है, नीचे वाला ए जेड कहना है। तो ये जो ऊपर वाला दिया हुआ है आप इसको बी जेड लेंगे और इसको फिर 0 के इक्वल पुट करके जीरोस निकाल लेंगे। टू फाइंड जीरोस ऑफ फंक्शन वी ओनली नीड न्यूमिरेटर। जीरोस ऑफ फंक्शन निकालने के लिए हमें सिर्फ न्यूमिरेटर की जरूरत है। तो आप न्यूमिरेटर को बी जेड कर लें, बी जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2, इसको इक्वल टू 0 पुट कर लें। पुट बी जेड इज इक्वल टू 0 टू फाइंड जीरोस ऑफ फंक्शन। तो आपने 0 पुट किया, जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लें, फैक्टराइज किया तो जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। पहले और दूसरे में से z कॉमन आ रहा है,
z कॉमन लेंगे तो z प्लस टू, तीसरे और चौथे में से 1 कॉमन आ रहा है तो प्लस 1 कॉमन लिया तो वहां पे भी बचा z प्लस टू, तो दो फैक्टर्स बन गए z प्लस टू और z प्लस वन। आप दोनों को इक्वल टू जीरो पुट कर लें, z प्लस टू इज इक्वल टू जीरो और z प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो z की वैल्यू -2 और z की वैल्यू -1 आ गई। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, इंतहाई आसान एक्सरसाइज है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें। अ सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज अ ट्रांसफर फंक्शन hz is equal to z square minus 0.5z minus 0.5 divided by z cube plus 1। अब फिर उसने आपको पूरा ट्रांसफर फंक्शन दिया है और फाइंड क्या करने को कहता है, फाइंड द जीरोस ऑफ फंक्शन बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। आपने सिर्फ जीरोस ऑफ फंक्शन निकालना है। तो जीरो, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि जीरोस ऑफ फंक्शन निकालने के लिए हमें सिर्फ न्यूमरेटर की ऊपर वाले की जरूरत पड़ती है, तो हमने सिर्फ ऊपर वाला लेना है, नीचे वाले का इस्तेमाल है ही नहीं, नीचे वाला आपने इसका कुछ करना ही नहीं। तो आप ऊपर वाला न्यूमरेटर जो दिया हुआ है आप उसको b ऑफ z कह लें। टू फाइंड जीरोस ऑफ फंक्शन वी नीड ओनली न्यूमरेटर, तो आपने न्यूमरेटर ले लिया, b ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर माइनस 0.5z माइनस 0.5। अब इसमें वैल्यूज आ रही हैं डेसिमल में, पॉइंट में, तो पहले आप पॉइंट खत्म कर लें, पहले जीरो पुट करने चले, पुट b ऑफ z इज इक्वल टू जीरो टू फाइंड जीरोस ऑफ फंक्शन। तो आपने ये जो इक्वेशन दी हुई थी इसको जीरो के इक्वल पुट कर लिया, z स्क्वायर माइनस 0.5z माइनस 0.5 इज इक्वल टू जीरो। अब पॉइंट खत्म कर लें, तो z स्क्वायर माइनस 5/10z, पॉइंट कैसे खत्म करते हैं, पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा, तो नीचे पॉइंट की जगह पे नीचे 1 आ जाएगा और उसके बाद एक ही नंबर है तो एक जीरो आएगा, तो ये बन जाएगा 5/10। तो z स्क्वायर माइनस 5/10z माइनस 5/10 इज इक्वल टू जीरो। अब ये डिवाइड हो गया तो बन गया z स्क्वायर माइनस 1/2z माइनस 1/2 इज इक्वल टू जीरो। एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा 2z स्क्वायर माइनस z माइनस 1 इज इक्वल -1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू जीरो। आप देखिए 2 लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2z स्क्वायर माइनस z माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाई बाय 2, वो जीरो बन जाएगा। तो 2z स्क्वायर माइनस z माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। अब इसको फैक्टराइज कर लें तो इसके फैक्टर्स बनते हैं 2z स्क्वायर माइनस 2z प्लस z माइनस 1। अब पहले और दूसरे में से 2z कॉमन आ रहा है, 2z कॉमन लेंगे तो z माइनस 1 बचेगा, तीसरे और चौथे में से 1 कॉमन आ रहा है, प्लस 1 कॉमन लिया तो z माइनस 1 आ गया, तो दो फैक्टर्स बन गए z माइनस 1 और 2z प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। अब आप लिखेंगे आइदर z माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो और 2z प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो z की वैल्यू एक 1 आ गई और z की वैल्यू -1/2 आ गई। आपको पता है कि ये जो -1/2 है ये -0.5 होता है, तो z की वैल्यू एक 1 आ गई और z की वैल्यू -0.5 आ गई, तो ये आपके सिस्टम के जीरोस आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाएं। कहता है अ सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज अ ट्रांसफर फंक्शन विद डिनोमिनेटर। अब उसने सिर्फ डिनोमिनेटर दिया हुआ है, ठीक है, हमें न्यूमरेटर का पता ही कौन है, हमें डिनोमिनेटर दिया हुआ है, नीचे वाला दिया हुआ है, नीचे वाले को आप az कहते हैं। तो az इज इक्वल टू z स्क्वायर माइनस 0.3z माइनस 0.4। कहता है यूज फैक्टर्स थ्योरम टू फाइंड पोल्स ऑफ सिस्टम। अब आपने सिस्टम के पोल्स निकालने हैं और फिर कहते हैं एंड डिटरमाइन इफ द सिस्टम इज स्टेबल, और ये पता करना है कि क्या सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है। तो बहरहाल सबसे पहले तो पोल्स निकालने हैं। पोल्स निकालने के लिए क्या करना होता है, पोल्स निकालने के लिए हमने डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल पुट करना होता है, यानी कि हमें ए जेड को जीरो पुट करना है। तो ए जेड हमें दिया हुआ जेड स्क्र माइनस 0.3 जेड माइनस 0.4, हम ए जेड को जीरो के इक्वल पुट करेंगे क्योंकि हमें पोल्स निकालने हैं। तो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसको जीरो के इक्वल पुट कर लें, जेड स्क्र माइनस 0.3 जेड माइनस 0.4 इज इक्वल टू जीरो। पहले डेसिमल पॉइंट खत्म कर लें, तो जेड स्क्र माइनस 3/10 जेड माइनस 4/10 इज इक्वल टू जीरो। एलसीएम ले लें तो 10 आता है, 10 जेड स्क्र माइनस 3 जेड माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। 10 को उस तरफ मल्टीप्लाई कर दें, 10 जेड स्क्र माइनस 3 जेड माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाई बाय 10, तो आपकी इक्वेशन बन गई 10 जेड स्क्र माइनस 3 जेड माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। अब इसको फैक्टराइज कर लें, 10 जेड स्क्र माइनस 8 जेड माइनस प्लस 5 जेड माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। पहले दो में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 2 जेड, तो जब आप पहले दो में से 2 जेड कॉमन लेंगे तो 5 जेड माइनस 4 बचेगा और तीसरे और चौथे में से 1 कॉमन ले लें, 5 जेड माइनस 4 आ गया। तो दो फैक्टर्स बन गए 5 जेड माइनस 4 और 2 जेड प्लस 1। अब आप लिखेंगे आइदर 5 जेड माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो और 2 जेड प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो एक जेड की वैल्यू 4/5 और एक जेड की वैल्यू -1/2 आएगी। इसको डिवाइड करके पॉइंट्स में आंसर देखें
तो z का एक आंसर 0.8 और z का एक आंसर -0.5 आएगा। तो ये पोल्स ऑफ सिस्टम आ गए हैं। अब हमने देखना है क्या सिस्टम स्टेबल है। तो उसके लिए आप देखें कि जो z की एक वैल्यू 0.8 आई है, ये भी लेस देन 1 है, और जो z की वैल्यू दूसरी -0.5 आई है, ये आपने वैल्यू हमेशा मॉड में लिखनी होगी, ये याद रखना। तो जो दोनों z की वैल्यू आई हैं, जो आपके मॉड में लिखी हुई है 0.8 और 0.5, ये दोनों लेस देन 1 है। तो जब वैल्यू लेस देन 1 है तो सिस्टम स्टेबल होता है। तो आप लिखेंगे हेंस सिस्टम इज स्टेबल। तो ये क्वेश्चन 6 हो गया। अब इसी तरह का क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 में कहता है द डिनोमिनेटर ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू। अब उसने आपको वही सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम का सिर्फ डिनोमिनेटर दिया हुआ है, और डिनोमिनेटर दिया हुआ है ए जेड इज इक्वल टू जेड स्केयर प्लस 1/2 जेड प्लस 0.35। कहता है यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग पोल्स। सीधी सी बात है, वो आपसे पोल्स मांग रहा है, एंड स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम, और फिर स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम भी आपसे मांग रहा है। तो फिर आपने यही करना है, आपको ए जेड दिया हुआ है जेड स्केयर प्लस 1.2 जेड प्लस 0.35। आप सबसे पहले तो काम करें कि इसको जीरो पुट कर लें। पुट ए जेड इज इक्वल टू 0 फॉर पोल्स ऑफ द सिस्टम। जीरो पुट किया, जेड स्केयर प्लस 1.2 जेड प्लस 0.35 इज इक्वल टू 0, पॉइंट खत्म कर लें। तो जेड स्केयर प्लस 12/10 प्लस 35/100 इज इक्वल टू 0। अब आप इस ये मजीद डिवाइड होते हैं तो बन जाएगा जेड स्केयर प्लस 6/5 प्लस 7/20 इज इक्वल टू 0। एलसीएम 20 आएगा। जब आप एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा 20 जेड स्केयर प्लस 24 जेड प्लस 7 ओवर 20 इज इक्वल टू 0। 20 राइट साइड पे जाकर 0 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी। आप उसको फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज करेंगे तो बन जाएगा 20 जेड स्केयर प्लस 10 जेड प्लस 14 जेड प्लस 7 इज इक्वल टू 0। पहले दो में से देखें 10 जेड कॉमन आ रहा है, तो जब आप पहले दो में से 10 जेड कॉमन लेंगे तो 2 जेड प्लस 1 आएगा, और तीसरे और चौथे में से 7 कॉमन आ रहा है, तो प्लस 7 कॉमन लिया तो 2 जेड प्लस 1 आ गया। तो आपके दो फैक्टर्स बन गए 2 जेड प्लस 1 और 10 जेड प्लस 7। आइदर 2 जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 10 जेड प्लस 7 इज इक्वल टू 0। एक जेड की वैल्यू -1/2 और एक जेड की वैल्यू -7/10 आएगी। आप डिवाइड करें तो जेड की वैल्यू -0.5 और जेड की वैल्यू -0.7 आएगी। तो ये पोल्स आ गए। अब आपने स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो इन वैल्यूज को चेक करें, जरा देखें। तो ये जो z मॉड की वैल्यू 0.5 -0.5 मॉड आ रही है, ये भी लेस देन 1 है, और जो दूसरी वैल्यू है z मॉड की -0.7 मॉड, ये भी लेस देन 1 है। क्योंकि दोनों वैल्यूज लेस देन 1 है तो सिस्टम स्टेबल है, एंड सिस्टम इज स्टेबल। नहीं जी, ये आपकी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट होगी, बस यही थी। इंशाल्लाह आप मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, 10 चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।